हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल, प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वन शॉट। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत में मैं चाहूँगा आप दो चीज़ें चेक कर लो। पहला, आवाज़ आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये आप लोगों को चेक कर लेनी है। और दूसरा, क्लास क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, सारे के सारे कॉर्नर्स वगैरह चेक कर लो। आवाज़ एकदम परफेक्ट है, क्लास एकदम परफेक्ट है, मुझे फटाफट से कमेंट्स के अंदर बता दो। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है। जो बच्चे रैंडमली इधर उधर यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस कभी कभार देख लेते हैं, तो www.physicsman.in ये हमारी वेबसाइट है। नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। और मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, पीडीएफ, एवरीथिंग आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हमारे मोस्ट वांटेड सीरीज कोर्स के अंदर, राइट। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत ही सिंपल बट बहुत पावरफुल आइडिया को फॉलो करते हैं। चैप्टर उठाते हैं और सबसे पहले उस चैप्टर को वन शॉट निपटाते हैं। ये भी मेरा फोकस रहता है कि हर वन शॉट जो है वो 2 घंटे से भी कम टाइम में खत्म हो जाए, ताकि एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा भी हिम्मत जुटा पाए कि भैया 2 घंटे ही तो पढ़ना है, पढ़ लेंगे सर के साथ में, राइट। और एक बार अगर आपने मेरे साथ 2 घंटे पढ़ाई कर ली तो फिर आप तैयार हो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, जिनमें हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं मेरे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को लेके कि मैं आपको गारंटी देता हूं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका देखा हुआ ना हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, राइट। साथ ही साथ में ये इतना पावरफुल है कि आप सिर्फ 45 दिन से लेके 60 दिन के समय के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इतनी शायद अब साल भर में भी ना करो। मतलब एक मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो हम लोग लगभग 1500 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं इस मोस्ट वांटेड सीरीज कोर्स के अंदर, राइट। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इफेक्टिव कोर्स इन एंटायर एडटेक। जो भी हमारा पूरा जो एडटेक का सिनेरियो है उसके अंदर, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, ठीक है। खैर, आप लोगों को भरोसा थोड़ी ना होगा, तो चलो जुड़ जाओ मेरे साथ में। अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #physicsman और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखोगे तो अपने आप ही जान जाओगे कि वन शॉट कैसा होता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। ऑल्दो यूट्यूब पे मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं ताकि बच्चा आराम से देखे, समझे, परखे और उसके बाद में हमारे कोर्स का हिस्सा बने, ठीक है भाई। चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सर, इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हमने नाम दिया था कुलाम्ब फोर्स, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो वो जो वर्क आपने किया है वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे बेटा हम यहां पर, हमें सीधा सीधा वही फॉर्मूला पढ़ना है जो कि हमने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कुलाम्ब फोर्स, ठीक है। ये कुलाम्ब फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर आप कुलाम्ब फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहे, तो यही नेगेटिव वर्क जो है वो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय यू, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल हो जाएगा। बट ध्यान रखना, शर्त क्या है? इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स 0। तो ये आपके पास में एक सुपर फॉर्मूला आ चुका है जो कि आप वर्क एनर्जी पावर के अंदर सीख के आए थे और उसका आप डायरेक्ट यहां पर भी यूज कर सकते हो। चलो सर, हम लोग एक बार देखते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक चार्ज है, ठीक है, दैट इज Q1, और ये आपका एक चार्ज है दैट इज Q2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है?
वो आर है। तो सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सबसे पहले क्या रहा होगा? सबसे पहले आपका Q2 जो है वो कहां पर रहा होगा? तो Q2 जो है वो आपका एट इंफिनिटी पर रहा होगा, जब दोनों के बीच में कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, और इस कंडीशन में एज रेफरेंस हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बन जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट, कि हमने एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ले लिया जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब हम इसको धीरे 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 जो हमारी डिजायर्ड पोजीशन है वहां तक लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे क्यों ला रहे हैं? ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो। तो यहां तक आते आते जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। खुद डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। K Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा और 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 अपॉन आर होगा। बाहर भी नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मिलेगा। ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन R। तो पूरी की पूरी डेरिवेशन जो है वो मैंने 2 लाइंस के अंदर समझा दी, हालांकि उसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, बट हमें तो ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है कि जब भी दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस के सेपरेशन पर होते हैं तो उस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है? K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर मल्टीपल चार्जेस हो तो जैसे मान लो आपके 3 चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे एक चार्ज यहां पर है Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2 और एक चार्ज यहां पर है Q3। अब बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो आपको सर 2-2 चार्जेस के पेयर बनाने आते हैं, क्योंकि उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है। तो मान लो इनके बीच में डिस्टेंस r12 है, इनके बीच में डिस्टेंस r23 है और इनके बीच में डिस्टेंस r31 है। तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पहले पेयर की, मतलब Q1 Q2 की, तो हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 की हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन R23 और Q3 Q1 की हो जाएगी K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31। और इस तरीके से आप नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो चाहे कितने भी चार्जेस हो, आपको तो एक सीधा सिंपल प्रिंसिपल मिल गया कि सर हमें 2-2 चार्जेस का पेयर बनाना है और उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते चले जाना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक तो सवाल ऐसा आता है जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाई जाती है, एक इसका उल्टा सवाल भी आ जाता है। कई बार आपको वर्क डन पूछ लिया जाता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर मैं समझाना चाहूं तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये 3 चार्जेस हैं आपके और तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर रखे हुए हैं। यहां पर रखा हुआ है आपका चार्ज Q, यहां पर रखा हुआ है चार्ज 2Q और यहां पर रखा हुआ है चार्ज 3Q। ये भी डिस्टेंस A है, ये वाली डिस्टेंस भी A है और ये वाली डिस्टेंस भी A है। ठीक, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप इसको पहुंचाना चाहते हो एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जहां पर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को श्रिंक करना चाहते हो ऐसे। ठीक है, कि यहां पर चार्ज Q रहे, यहां पर चार्ज 2Q रहे, यहां पर चार्ज 3Q रहे, बट अब की बार जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कितनी हो जाए? A डिवाइडेड बाय 2 हो जाए। तो बताओ आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है ना, ये आपका केस नंबर 1 है और ये आपका केस नंबर 2 है। तो आपको 1 से 2 तक जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? तो सर बहुत आसान है, आपने तो बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर पहले पेयर की हो जाएगी K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज हो गया 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो गई? A डिवाइडेड बाय 2। दूसरा पेयर हो गया K टाइम्स 2Q टाइम्स 3Q
दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी a डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा पेयर हो गया k टाइम्स 3q टाइम्स q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई a डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो सर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो था उसकी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, ठीक है ना, आया समझ में। अब सर इसमें से हमें माइनस कर देना है किसको, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था। अब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना है, तो वही पहले पेयर की k q मल्टीप्लाइड बाय 2q डिवाइडेड बाय a माइनस k 2q मल्टीप्लाइड बाय 3q डिवाइडेड बाय a और माइनस k 3q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय a। इस तरीके से हम लोग माइनस कर देंगे। तो अंत में देखो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका k टाइम्स q मल्टीप्लाइड बाय 2q डिवाइडेड बाय a बच जाएगा, फिर k टाइम्स 2q मल्टीप्लाइड बाय 3q डिवाइडेड बाय a बच जाएगा, और k टाइम्स 3q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय a बच जाएगा। कैसे बचेगा कि सर ये जो 2 है ना ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया ट्वाइस, और यहां पर एक सिंगल टर्म है, तो 2 में से एक चला गया तो एक ही टर्म बच जाएगी आपकी, है ना। तो तीनों टर्म्स जो है उनको मैंने एक एक बार लिख लिया, और अब आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k q स्क्वायर अपॉन a प्लस 6 टाइम्स k q स्क्वायर अपॉन a प्लस 3 टाइम्स k q स्क्वायर अपॉन a। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 6 और 3 9 और 2 11, 11 टाइम्स k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। इतना हमें वर्क करना पड़ेगा इस पूरी के पूरे सिस्टम को श्रिंक करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलो सर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, हमारे मेन किरदार की, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट। तो अगेन इट इज डिफाइंड एज द चेंज, राइट। तो हमेशा आप पोटेंशियल को नहीं, किसको डिफाइन करते हो, चेंज इन पोटेंशियल को डिफाइन करते हो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और चेंज इन पोटेंशियल का मतलब हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल, और इसको डिफाइन किया जाता है एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन करते थे ना कि फोर्स को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो फील्ड मिल जाएगी, वैसे यहां पर हमने दो पेयर्स, देखो जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे पेयर की जरूरत पड़ेगी, जब भी फोर्स निकालोगे पेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अपन इंडिविजुअल चार्ज की प्रॉपर्टी निकालना चाहे तो अपन फील्ड निकालते थे, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे हम लोग यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कूलम्ब फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर वर्क डन बाय कूलम्ब फोर्स तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट डॉट डी आर। और फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट किसके इक्वल होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, कंडीशन ध्यान रखना, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज मेंटेन्ड 0, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है क्यू नॉट टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये दो सुपर वेपन्स आप लोगों के पास में आ चुके हैं जिनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो मैं आपको यहीं पर करवा देता हूं कि मान लो आपको कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है और वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, 5x स्क्वायर टाइम्स आई कैप, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक। आपको कहा गया है कि एट x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, है ना। x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। इस पोजीशन पर आपको पोटेंशियल
फाइंड आउट करना है। तो फील्ड दे रखी है और चेंज इन पोटेंशियल आपको निकालना है। तो सर आपने तो सीधा सीधा हथियार बता दिया था कि हम 2 मीटर पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, फाइनल 0 x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल इनिशियल हमें पता ही है, और ये जो चेंज होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर डॉट dx, कहां से लेके कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक, खत्म हो गया। तो सर 2 मीटर पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 10 दे रखा है, इज इक्वल टू नेगेटिव 5x स्क्वायर, तो 5 तो आ जाएगा कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और अभी हमें यहां पर लिमिट रखनी है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3, मतलब माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 3 इतना आ जाएगा। 0 रखोगे तो फिर 0 आना ही है, यानी कि 2 मीटर पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा आपका 10 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 30 माइनस 40 करोगे तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल। आ रहा है समझ में? ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछ लिया जाए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, फाइंड x वेयर पोटेंशियल इज 0, वेयर पोटेंशियल इज 0, वो पोजीशन फाइंड आउट करो जहां पर आपका पोटेंशियल 0। तो सर अब की बार हमने क्या करा, वो पोजीशन मान ली x और इनिशियल पोजीशन है हमारी x इज इक्वल टू 0, और चेंज इन पोटेंशियल अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था सर, माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 3 आया था। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिखो अब की बार, माइनस का 5 टाइम्स इंटीग्रेशन वगैरह किया था तो आया था x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 टू x, है ना। तो अल्टीमेटली आ गया कि सर vx माइनस v0 जो होगा वो हो जाएगा माइनस का 5 टाइम्स x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 5 टाइम्स x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमें क्या करना है, vx की जगह 0 रखना है, तो हमने vx की जगह 0 रख दिया। हम वो पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पर वोल्टेज 0 हो। v0 कितना दे रखा है सर, 10 वोल्ट दे रखा है, इज इक्वल टू माइनस का 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, 5 से 2 बार गया, तो यहां से आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं यहां पर, कि यहां से आप देखोगे 5 से 2 बार गया, तो x क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा 6 की पावर 1/3 मीटर। इस पोजीशन पर आपका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। मेरे पीछे दिख रहा है आपको? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मतलब दिस इज वेरी फंडामेंटल बट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, तो कभी कोई बताता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल और वर्क डन के बीच का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही करवाऊंगा कि जैसे मान लो आपसे कहा गया कि एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है कैपिटल Q, एक चार्ज यहां पर रखा गया है माइनस ट्वाइस ऑफ Q। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये वाली डिस्टेंस भी R है और ये वाली डिस्टेंस भी R है। अब एक चार्ज है दैट इज 3Q और उसको आप यहां से उठाकर एक सेमी सर्कल पर ले जाके कहां पर पटक देते हो, उसको उठा के यहां पर पटक देते हो। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, और ये है इसकी फाइनल कंडीशन। ठीक है, ऐसे सेमी सर्कल पाथ के ऊपर आप लेके आते हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, पॉइंट नंबर 1, कि जो वर्क डन बाय कूलम्ब फोर्स है, क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये
पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो सेमी सर्कल पाथ ना देके कोई और पाथ दिया जाता, आड़े टेढ़े रास्ते से आ रहा होता है फाइनल पोजीशन पर, तो भी आपका वर्क डन जो है वो सेम होता। कितना होता सर? अभी अभी आपने बताया था कि जो वर्क डन होगा वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चार्ज जिसे हम मूव करवा रहे हैं, तो हम सर 3Q चार्ज को मूव करवा रहे हैं। जो भी हमारा फाइनल पोटेंशियल है उसमें से हमने इनिशियल पोटेंशियल को माइनस कर दिया, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। तो सर फाइनल पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फाइनल पोटेंशियल का मतलब है इस वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है ना ए, इसका नाम हम रख लेते हैं सी और इसका नाम हम रख लेते हैं ए, ठीक है, बी रख लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो हमें पहले बी पर पोटेंशियल निकालना है क्यू और -2Q की वजह से। 3Q को तो अपन मूव करवा रहे हैं, तो बाकी दो चार्जेस का पोटेंशियल निकालना है। तो सर Q से जो डिस्टेंस होगी वो तो 3R हो जाएगी, तो पोटेंशियल हो जाएगा K टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 3R। एक अकेले चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अपन? K टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, है ना। ये भी मैं बताना भूल गया, यहां पर लिख देता हूं। एक अकेले चार्ज का पोटेंशियल, मान लो यहां पर आपका चार्ज Q है और यहां से आप R डिस्टेंस पर चले जाते हो, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? K टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। भाई जो दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज, उसको तो आपने डिवाइड कर दिया ना पोटेंशियल एनर्जी में से। तो पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज होते हैं, एक को आपने हटा दिया तो अकेला चार्ज रह गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सर ये तो हमारे इस कैपिटल Q चार्ज का इस पॉइंट B पर फाइनल पोटेंशियल हो गया। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल -2Q का भी निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस का K टाइम्स 2Q। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है। सर 2Q से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल पोटेंशियल, दिस इज और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सर इनिशियली बीच में था, दोनों से R डिस्टेंस पर था, तो KQ अपॉन R आ जाएगा और माइनस का K टाइम्स 2Q अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। और सर जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं उससे तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो 3 टाइम्स Q से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा एक्सप्रेशन यहां पर बनता हुआ हमें नजर आया। बस सॉल्व कर लो इसको। तो यहां पर जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया गया है वो कितना हो जाएगा? 3Q। अंदर रह जाएगा आपका K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 3R माइनस 2KQ डिवाइडेड बाय R, फिर माइनस का K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R और माइनस माइनस प्लस होके ट्वाइस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और अगर आप इसको माइनस करोगे तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा आपका 3Q मल्टीप्लाइड बाय 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2KQ डिवाइडेड बाय 3R बचेगा एलसीएम लोगे तो सर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा माइनस का 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को गिवन पोजीशन से गिवन फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए। तो जब भी वर्क डन निकालना हो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, चार्ज जिसको मूव किया जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल। दैट्स इट, इतना सा काम करना है आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसी सरफेसेस की जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। ऐसी सरफेसेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है बेटा? ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब ऐसी सरफेसेस जिनके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि सर ये आपका कोई इंडिविजुअल चार्ज है Q, ठीक है। अब आप अगर इसके चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस बनाओगे, जैसे मान लो आपने
ये स्फेरिकल सरफेस बना ली, तो सर इस स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट जो होगा ना वो सेम डिस्टेंस के ऊपर होगा, यानी कि हर पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। लेट से हर पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट, ठीक है। फिर आप एक और ऐसा ही कंसेंट्रिक स्फीयर बना दो, ठीक है, ये आपने बना दिया। तो सर इस स्फीयर का भी जो हर पॉइंट होगा वो सेम डिस्टेंस पर होगा, राइट, सेम डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेट से इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट हो गई। एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता चला जाएगा, यानी कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, जैसे मान लो आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो दो चीजें आपने नोटिस करी कि सर एक तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। पहली चीज तो आपने ये नोटिस करी, क्या नोटिस करी, तो पॉइंट नंबर 1 आपने ये नोटिस किया कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है भाई साहब, ये आपने नोटिस किया, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ। और साथ ही साथ में डिक्रीजिंग वोल्टेज की डायरेक्शन में होती है, ध्यान रखना, ठीक है, डिक्रीजिंग वोल्टेज की डायरेक्शन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरफ वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा होगा उस तरफ आपको क्या लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आप इसको ऐसे उल्टा भी याद रख सकते हो कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो, ठीक है, करने पर यूनिट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो मैक्सिमम होता है। इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब मान लो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मान लो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सर आप पोटेंशियल को चेंज इन डिस्टेंस इससे डिवाइड कर दोगे, इसको बोला जाता है डीवी डिवाइडेड बाय डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। साथ ही साथ में आपको उस डायरेक्शन को चूज करना है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। इसको माइनस ऑफ डेल वी भी लिखा जाता है ना, और डेल का जो चिन्ह होता है ना, जो सिंबल होता है वो उल्टा होता है, तो माइनस ऑफ डेल वी भी इसको लिखा जाता है। तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो इसका मैं बहुत अच्छा यूज बताता हूं। अच्छा, नेगेटिव साइन में लगाना भूल गया, यहां पर नेगेटिव साइन भी लगा ले। तो ध्यान से समझो सर, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। इनफैक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढते ही कैसे हैं कि सर जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है ना पर यूनिट डिस्टेंस चलने पर, वही हमारी फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इसलिए आया। और डीवी बाई डी आर हमें निकालना है किस डायरेक्शन के अंदर, आर कैप कौन सी डायरेक्शन होगी जिसमें डीवी बाई डी आर आपका मैक्सिमम हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक मैं बहुत खतरनाक वाला यूज बताता हूं, आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको ऐसा सवाल तो मैंने करवा दिया कि फील्ड दे रखी है और पोटेंशियल निकालना है। अब उल्टा सवाल दिया, आपको पोटेंशियल गिवन होगा और आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। तो इसके दो एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, दोनों से अच्छे से सीखने की कोशिश करना। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। मान लो आपको पोटेंशियल दे रखा है -373 डिवाइडेड बाय
आर, इतना दे रखा है, ठीक है। और आपको बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना। तो आपको याद आ जाएगा, सर ने बताया था कि जब भी पोटेंशियल गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले तो हम नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल लेंगे और डायरेक्शन हो जाएगी हमारी आर कैप, जो सीधी डायरेक्शन है जिसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा ड्रॉप, तो रेडियल डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा ड्रॉप होते हैं। चलो निकालते हैं यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहां पर -373 आ जाएगा कॉमन, और 1/r का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/r स्क्वायर, आर कैप यहां पर एज इट इज जुड़ा हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ जाएगी बेटा कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 373 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप, इतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब सर 373 तो ठीक है, अगर यहां पर यहां से आर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो सर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 49, तो रूट होके 7 आ जाएगा। और अगर सर यहां से हमें आर कैप निकालना हो तो सर वेक्टर उठाओ, तो आपने 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप उठाया और इसको इसके मैग्नीट्यूड 7 से डिवाइड कर दिया, खत्म। तो यहां पर आपने क्या करा, 373 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो 7 का तो आपने कर दिया स्क्वायर और आर कैप की जगह आपने रख दिया 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7, तो 7 का क्यूब हो गया 7 नाम 63, 6 पावर चली 3 पावर चली जाएगी 6, 28 और 6 हो जाएंगे 34, अरे सॉरी एक मिनट है ना, मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 343 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। 343 करो यहाँ पर, है ना। है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप देखोगे 7 का जो क्यूब होता है ना वही होता है 343, तो 343 से 7 का स्क्वायर और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो तब करना है जब आपको सीधा आर की फॉर्मेट में दे दिया जाए, सीधा रेडियल पोजीशन की फॉर्मेट में दे दिया जाए पोटेंशियल। लेकिन 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 इससे भी अच्छा सवाल तब बनेगा जब आपको पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में देखते हैं अपन। तो एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेना चाहूंगा कि आपको पोटेंशियल गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके से आपका पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 2, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। अब सर ऐसे केस में क्या करें, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बेटा, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आर के फॉर्मेट में तो डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है सर, एक्स वाई और जेड की टर्म्स में करते हैं, तो वही नेगेटिव साइन आएगा। हम क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल का सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा i कैप का कंपोनेंट। फिर सर हम पोटेंशियल का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फील्ड का j कंपोनेंट आ जाएगा, और फिर हम पोटेंशियल का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फील्ड का हमारा z कंपोनेंट हमें मिल जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। चलो करते,
तो यहां पर डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स कितना होगा? तो सर y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो हम जब x y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा? y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, y z पूरी की पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और z x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीधा सीधा z, तो ये आ जाएगा y प्लस z, y की जगह आप रख सकते हो 2 और z की जगह आप रख सकते हो 2, तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। भाई जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं y और z की वैल्यू रख दो। सर इसी तरीके से डेल v डिवाइडेड बाय डेल y कितना आएगा? तो हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ x बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा? सिर्फ z बचेगा। और ये तो पूरी की पूरी टर्म ही कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, मतलब x प्लस z मतलब 1 प्लस 2, तो आ जाएगा ये 3। एंड सिमिलरली हम लोग डेल v डिवाइडेड बाय डेल z फाइंड आउट कर लेंगे, तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया 0, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया y, और तीसरी टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया x, मतलब y प्लस x, मतलब 2 प्लस 1 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सारी चीजें आ गई, तो हम लोग फाइनली फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 4 टाइम्स आई कैप, नेगेटिव 3 टाइम्स जे कैप, और नेगेटिव 3 टाइम्स के कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं, उल्टे पोटेंशियल देकर आपको फील्ड पूछी जा रही है, और ये बहुत आसान होता है, बस बच्चों को थोड़ा सा प्रोसीजरल लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं। आया सबको समझ में? बोलो, आ रहा है सबको समझ में? यहां तक पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने बताया था चार्ज आइसोलेटेड फॉर्म में शायद ही मिलेगा कभी आपको, ज्यादातर चांसेस तो किस फॉर्मेट में मिलने के हैं? उसके डायपोल के फॉर्मेट में। तो जैसे ये हमारा डायपोल है, दैट इज माइनस क्यू, एंड ये हमारा डायपोल है, दैट इज डायपोल का पॉजिटिव चार्ज। दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो हो जाएगी डायपोल का एक्सिस, ठीक है। नॉर्मली डिस्टेंस सेंटर से मेजर करी जाती है, तो पहले वाले चार्ज की डिस्टेंस हो गई a और दूसरे वाले चार्ज की डिस्टेंस भी हो गई a, तो यहां पर जो डायपोल मोमेंट होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा q मल्टीप्लाइड बाय 2a। अब हमें किसी ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज r कॉमा थीटा, मतलब इसकी डिस्टेंस तो r है और डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ में एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। तो कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो v एट r कॉमा थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो आपने पहले भी देखा था कि सर जो डायपोल है ना वो पावर इंक्रीज कर देता है। जैसे सिंगल चार्ज की फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायपोल की फील्ड में हमने क्या देखा था? पावर बढ़ जाती है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वैसे ही सिंगल चार्ज का पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहां पर हमने क्या देखा? डायपोल का जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो कि सर अगर मान लो हम एक्सिस के ऊपर बात करें, तो एट एक्सिस दो कंडीशंस मिल सकती है। थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पर आप देखोगे तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा? k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। और अगर आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री नेगेटिव चार्ज वाली साइड पर देखोगे तो वहां पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, मतलब वहां पर पोटेंशियल हो जाएगा आपका नेगेटिव k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर अगर आप इक्वेटर पर चले जाते हो तो इक्वेटर का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर आपका पोटेंशियल हो जाएगा 0। मतलब ये जो इक्विटोरियल प्लेन बनेगा ना इसका, ये जो इक्विटोरियल प्लेन बनेगा इसका,
ये बना देता हूं मैं आपका। अरे यार रू, 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 रू। ठीक है, तो ये जो इक्विटोरियल प्लेन बनेगा इसका, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, तो ये आपका इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर इक्वी पोटेंशियल? एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्लेन पोटेंशियल इज जीरो। तो दिस इक्विटोरियल प्लेन फॉर अ डायपोल इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। दिस इज इट, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। बाकी डायपोल के बारे में हम लोग मैक्सिमम बातें हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर ही चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल। ठीक है, ये एक और चीज बच रही थी जो कि मैंने आपको यहां पर करवा दी, राइट। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि सर मान लो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अभी हम एक बार के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि जब भी आप इसके ऊपर चार्ज रखने की कोशिश करते हो तो चार्ज हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। एक तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि एक्सिस चार्ज जो होगा ऑलवेज spreads out at the outermost surface। कारण मैंने आपको बताया था कि चार्ज फ्री होता है मूव करने के लिए, तो रिपेल करेंगे आपस में और जितनी ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकते हैं उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज कि एनक्लोज्ड चार्ज जो होता है, एनक्लोज्ड एक्सिस चार्ज जो होता है वो हमेशा कितना होता है? हमेशा जीरो होता है, सारा का सारा चार्ज बाहर रहता है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होती है वो जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होती है। और चौथी चीज हमने पढ़ी थी कि कंडक्टर कैसी भी शेप का हो उसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब एक चीज आप खुद नोटिस करना कि सर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसी मिलेगी? ऐसे परपेंडिकुलर मिलेगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, राइट? पढ़ा था हमने। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एवरीवेयर। तो क्योंकि हर पॉइंट पर सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि जो कंडक्टिंग सरफेस होती है, जो कंडक्टिंग सरफेस होती है इज कंडक्टिंग सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखना, आया समझ में? कैसे पता चला? हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ में क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अंदर जब इंटीग्रल निकालोगे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जीरो आएगा। यानी कि जो पोटेंशियल है इनसाइड कंडक्टर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको बदलने के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है।
तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कंडक्टर के बारे में। ये सारी की सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मेन बात मैं बता देता हूं कि सर एक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और अंदर जो पोटेंशियल होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस के ऊपर, जितना सरफेस पर उतना ही अंदर हर पॉइंट के ऊपर होगा। तो ये सारी की सारी बातें कंडक्टर को स्पेशल बनाती है। एक खास चीज मैं कंडक्टर के बारे में और बताना चाहूंगा कि मान लो सर ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ, ठीक है ना, कैविटी है, कैविटी समझते हो तुम, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। मतलब आप देखोगे तो यहां पर हर जगह पर कंडक्टिंग मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से होल को छोड़ के। सो दिस इज कॉल्ड कैविटी इनसाइड कंडक्टर, राइट। अब मान लो बाहर से कोई फील्ड आ रही है, मान लो बाहर से कोई फील्ड लाइंस आ रही है यहां पर इस तरीके से, ठीक है। अब अभी अभी आपने पढ़ा था कि एक तो फील्ड जो है वो कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे फील्ड कंडक्टिंग सरफेस पर आएगी तो कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरीके से। जैसे फील्ड कंडक्टिंग सरफेस पर आएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो अंदर फील्ड लाइंस भी गायब हो जाएंगी और फिर वापस से आपको यहां से बाहर निकलती हुई नजर आएंगी फील्ड लाइंस इस तरीके से। तो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि मान लो आपको किसी चार्ज Q को क्या करना है, शील्ड करना है। किससे सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आप उसको इस कैविटी के अंदर रख सकते हो, इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि सर कंडक्टर के अंदर कभी भी बाहर से आने वाली फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पाती। तो अगर मान लो आपको किसी चार्ज को बाहर की फील्ड से अफेक्ट होने से बचाना है तो आप उसको कंडक्टर के बक्से के अंदर रख सकते हो। और हम ऐसा बहुत बार करते हैं, जब आंधी तूफान आ रहा होता है तो हम मजे से अपनी कार के अंदर बैठे होते हैं, हमें डर ही नहीं लगता कि बिजली वगैरह गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बिजली गिर भी गई कार के ऊपर तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार जो है वो मेटल का बना हुआ बॉक्स है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड होते हैं जब कार के अंदर बैठे होते हैं। बाहर से जो बिजली गिरेगी ना उसका हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं यहां पर और लिख देता हूं कि इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये कंडक्टर्स की एक एक बात को यहां पर कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हर छोटा छोटा पॉइंट जो है ना वो आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। आ रहा है सबको समझ में? बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो यार यहां तक की बातें हो गई क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। इसको भी निपटा लेते हैं, हालांकि इसको मुझे पहले निपटाना चाहिए था। तो ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल शेल ले लो, ठीक है। और इस स्फेरिकल शेल पर आप जैसे ही एक्सिस चार्ज रखोगे तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पर जाकर स्प्रेड हो जाएगा, इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पर जाकर इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो मान लो आपने इसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा चार्ज रखा है, तो दैट इज अमाउंट टू क्यू, राइट। और आर इसकी रेडियस है, आर इसकी रेडियस है। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सर जब यहां से जब आप स्मॉल आर डिस्टेंस पर बाहर किसी पॉइंट पर चले जाओगे, यहां पर इस वाले पॉइंट पर, सो दिस इज आउटसाइड पॉइंट, राइट। तो यहां पर आपका जो स्फीयर है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो पॉइंट चार्ज है, उसके सेंटर पर रखा हुआ। तो हमेशा सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोटेंशियल हो जाएगा k टाइम्स q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। सर जब आप यहां से आ जाओगे यहां पर, दैट इज आपने r की वैल्यू कैपिटल R रख दी, तो आप सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो, एंड दैट इज
K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R। इसको आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह रखा जा सकता है सिग्मा इंटू 4 πr² और डिवाइडेड बाय नीचे R है, 4 से 4 चला गया, R से R चला गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय R, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो डिपेंड करता है, चार्ज की टर्म्स में बात हो रही है तो आप चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर डेंसिटी की टर्म्स में बात हो रही है तो आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, और सर अब आ जाते हैं अंदर, तो अंदर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सरफेस के ही इक्वल हो जाएगा, मतलब K इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर आप इसी बात को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना चाहोगे, सर एक तरफ तो हम लोग यहां पर पोटेंशियल को शो कर देते हैं और एक तरफ हम लोग यहां पर डिस्टेंस को शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब तक हम अंदर हैं तब तक तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है और उतना ही है जितना सरफेस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R नहीं हो जाती, आपका पोटेंशियल कितना रहेगा? आपका पोटेंशियल रहेगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R। और फिर जैसे आप बाहर निकलोगे तो फिर आपका पोटेंशियल डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो V आउट जो है वो हो जाएगा आपका K क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V इन तो V सरफेस के ही इक्वल होगा, दैट इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R। तो एक ग्राफ कई बार पूछा जा चुका है, वैसे भी पूछा जा सकता है, मतलब बहुत थ्योरेटिकल लेवल पर कोई क्वेश्चन आता है तो ग्राफ ये पूछ ले जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ज की टर्म्स में बात हो रही है तो क्या करना है, ठीक है ना। तो बिलीव मी, जब आप मेरे साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में जुड़ोगे ना तो ये बहुत सिंपल से दिखने वाले हथियार है, लेकिन इनका कितना प्यारा यूज करवाया जा सकता है, दैट यू विल सी विथ मी, वो देखोगे आप मेरे साथ में, ठीक है। तो ये भी कुछ हथियार है जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेने अबाउट स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक ऑफ बीट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं आपके पोलर डाई इलेक्ट्रिक। सर पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है जिसमें दो पोल्स नजर आए, मतलब दो चार्जेस नजर आए, जैसे Na+ और Cl-, ठीक है। तो इसका आपको नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नेट डायपोल मोमेंट। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनका नेट डायपोल मोमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल आप देखो, H2O, तो ये ऑक्सीजन है, इससे बंधा हुआ होता है हाइड्रोजन और इधर की तरफ बंधा हुआ होता है हाइड्रोजन, लगभग 108 डिग्री का एंगल होता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि आप ओवरऑल देखोगे तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा। यहां पर भी मिल रहा है, जीरो नहीं है। तो वाटर इटसेल्फ इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, where we have another kind of dielectrics that is called non-polar dielectric. इनका नेट डायपोल मोमेंट जो होता है ना वो हमेशा कितना होता है? वो हमेशा जीरो होता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है लाइक H2, ठीक है। तो H2 में क्या होगा? H+ होगा और स्लाइट H- होगा, तो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, मतलब थोड़ा सा पोलैरिटी होती है, मतलब है ना, डायपोल बनता है, बट सेंटर्स जो हैं दोनों के, सेंटर्स जो हैं वो को इनसाइड करते हैं। इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है? जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो हो गई, ठीक है ना। या फिर ऐसा एग्जांपल ले सकते हो CO2। अब CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कार्बन होते हैं, इधर पाई बॉन्ड से एक ऑक्सीजन बंधा हुआ होता है, इधर भी पाई बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, तो पाई बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर लीनियर हो जाती है।
तो ऑल्दो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दो डायपोल बन भी रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, बट स्टिल आपका नेट डायपोल मोमेंट कितना मिल रहा है? 0। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जिन मटेरियल्स का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है ना, वो कहलाते हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। खैर, आपका डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, अगर आप किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक फाइनाइट वॉल्यूम उठाओगे, जैसे मान लो हमने ये उठा लिया सर, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फाइनाइट वॉल्यूम आप उठाओगे, तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो डायपोल्स हैं अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेंडमली बिखरे हुए होंगे। ठीक है, तो जैसे एक डायपोल आपका ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे बिखरा हुआ है, एक डायपोल आपका ऐसे बिखरा हुआ है। ठीक है, एक डायपोल आपका ऐसे बिखरा हुआ है, एक डायपोल आपका इस तरीके से बिखरा हुआ है। ठीक है, एक डायपोल आपका इस तरीके से बिखरा हुआ है। तो ऐसे आप देखोगे, तो मैं तो बहुत कम बना रहा हूं, ऐसे अनगिनत डायपोल्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ऐसे। तो अगर आप किसी फाइनाइट टेम्परेचर पर डाइलेक्ट्रिक का एक फाइनाइट वॉल्यूम उठाओगे, तो इस पूरे के पूरे मटेरियल का जो नेट डायपोल मोमेंट है, ठीक है ना, इस पूरे के पूरे मटेरियल का जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट जो है वो आपको कितना मिलेगा? वो आपको 0 मिलेगा, भले ही पोलर हो भले ही नॉन पोलर हो। क्यों? क्योंकि ये रैंडमली बिखरे हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, तो आप क्या करते हो, अब इसको आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख देते हो। ठीक है, तो ये आपने मटेरियल को उठाया और अब आपने इसको किसके अंदर रख दिया? अब आपने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया ऐसे। और अब आप देखते हो चमत्कार कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हो, आपके सारे के सारे डायपोल्स जो है ना वो अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, सारे के सारे डायपोल्स जो हैं वो अब फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन होने लग जाते हैं। तो ये सारे के सारे मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, और अब लगभग सारे के सारे डायपोल्स जो हैं वो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है इधर, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इधर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इधर। सारे के सारे डायपोल्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है ना, डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क वर्क करता है जो कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आता है। तो यही चीज यहां पर हो रही है कि सारे के सारे डायपोल्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न के अंदर यहां पर अलाइन हो जाते हैं। ऐसे, तो जब ऐसे अलाइन होते हैं ना, तो आप क्या नोटिस करते हो कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाती है। ये देखो, ये लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है ना, इसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। ठीक है, हाँ, इसके बीच का जो चार्ज है ना वो 0 है, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो गया। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर बच गई और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर बच गई। तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन होना, यानी कि यहां पर सर नेगेटिव सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी आ गई और यहां पर पॉजिटिव सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी आ गई। मान लो आपने एक प्लेट रखी थी यहां पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी थी सर? सिग्मा थी। और यहां पर एक प्लेट रखी थी आपने, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी थी? माइनस सिग्मा थी। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
नॉट थी, ये आपने बाहर से लगाई थी दो प्लेट्स के बीच में इसको रख के, अभी रखेंगे भी अपन जब कैपेसिटर वगैरह की बात करेंगे, राइट। तो सर ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है, इससे होगा क्या कि पहले डायपोल का नेट डायपोल मोमेंट कितना था, 0 था। पहले डायपोल का नेट डायपोल मोमेंट कितना था, 0 था। अब देखना क्या होगा, ठीक है, अब देखना क्या होगा, अब आपको नेट डायपोल मोमेंट यहां पर प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा, राइट। तो यहां पर कितना नेट पोलराइज्ड डायपोल मोमेंट कितना होगा, वो हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड या फिर पोलराइज्ड डायपोल मोमेंट। कितना हो जाएगा, तो सर चार्ज एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एक बार के लिए हम लोग मान सकते हैं d, है ना, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। तो सर इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा p, है ना, तो चार्ज डेंसिटी है, इसको मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर इतना तो चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, d है। अच्छा, एरिया और डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये इस डाइलेक्ट्रिक क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा p मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से एक नई चीज आप निकालते हो जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं, और ये होता है नेट इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देख रहे हो कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, ये सीधा सीधा किसके इक्वल हो जाता है, सिग्मा p के इक्वल हो जाता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मेन चीज देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। अब हुआ क्या कि बाहर से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी लेफ्ट टू राइट, लेकिन अंदर जो पोलराइजेशन हुआ उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगी आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, तो आप बोलोगे सर बाहर से हमने लगाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, और अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट हो गई, दैट इज ई इंड्यूस्ड। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा उतनी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगी। अब हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है वैक्यूम में। और अगर आप किसी मटेरियल के अंदर चले जाते हो तो उस मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाती है। सर इसमें जो एक्सटर्नल पार्ट है वो है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, और सर इसमें जो इंड्यूस्ड वाला पार्ट है वो है आपका सिग्मा p डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, और सिग्मा p जो है वो आपको किसके इक्वल मिलेगा, तो सिग्मा कॉमन आ जाएगा टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r के इक्वल मिलेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सर इतना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो, ठीक है। और एक लास्ट चीज मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूंगा, दैट इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको जाय से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कैसे डिफाइन करी जाती है, इट इज डिफाइंड एज द
नेट पोलराइजेशन वेक्टर, कितना हमारा नेट पोलराइजेशन हुआ है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उससे कितना पोलराइजेशन प्रोड्यूस हुआ। तो ससेप्टिबिलिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारा जो मटेरियल है ना, जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है, वो कितना सेंसिटिव है। कई मटेरियल तो ऐसे होते हैं कि तुम बहुत हल्की फुल्की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखोगे ना, तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन वेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं बाय द वे, है ना, ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना। और कई मटेरियल ऐसे होते हैं बहुत रिजिड कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रख दोगे ना, तो भी कोई खास पोलराइजेशन उनके अंदर होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट्स दैट सेंसिटिविटी। तो हम इसको अगर अपन डिफाइन करने की कोशिश करें तो पोलराइजेशन का मतलब होता है सिग्मा पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही है। सिग्मा पी की जगह रखा जा सकता है सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एप्साइलन आर, और सर यहाँ पर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर पहले से रखा हुआ है। सिग्मा से सिग्मा चला गया, तो जो ससेप्टिबिलिटी है एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर चला जाएगा ऊपर, टाइम्स 1 माइनस एप्साइलन आर, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर एप्साइलन नॉट तो रह गया बाहर, एप्साइलन आर को अंदर भेज देते हैं, तो एप्साइलन आर माइनस 1, ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो कोई टच भी नहीं करता, और कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो सब लोग धरे रह जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है बस जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड आपका पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखें। अब देखो इनके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन ये सब जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा हो चुका है, तो इट इज ऑलरेडी डन। इन चैप्टर 1, है ना, दोनों चीज हमने कर ली थी, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी कर ली थी और हमने वर्क डन भी कर लिया था। एक बार जस्ट मेंशन कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, मतलब माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, और वर्क डन होता है फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, पी ई आ जाता है कॉमन, अंदर पहले आता है कॉस थीटा इनिशियल और बाद में आता है कॉस थीटा फाइनल, है ना। तो जस्ट ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रख लेने, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बाकी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, वो अपन करेंगे हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर। तो सबसे पहले तो सर कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? तो मान लो ये आपका कोई चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है सर, हम जैसे ही इसके ऊपर चार्ज रखेंगे, मान लो हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपने इसके ऊपर चार्ज रखा, लेट से कैपिटल क्यू, तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया वो कितना हो गया? कैपिटल वी, दैट इज के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब आप फर्दर कोई चार्ज रखना चाहते हो तो जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आपने रखा हुआ है वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। कितना स्ट्रांगली रिपेल करेगा, इसी को तो डिनोट करता है पोटेंशियल, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है चार्ज को रिपेल करने का। तो आप नोटिस करोगे कि सर जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें चार्ज को फर्दर इसके ऊपर रखने के लिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस?
कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज that is kept over this sphere divided by potential that is produced by this charge. तुम जितना ज्यादा चार्ज रखते चले जाओगे पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और फर्दर चार्ज को रखना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो कैपेसिटेंस मतलब चार्ज को धारण करने की जो क्षमता है वो इस रेशियो के द्वारा रिप्रेजेंट होगी कि तुम कितने कम पोटेंशियल के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो. भाई कोई मटेरियल ऐसा होगा ना जिसमें तुम बहुत ज्यादा चार्ज रख दोगे तो भी उसकी सरफेस पर बहुत कम पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, मतलब उसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होगी, तुम बहुत ज्यादा चार्ज उसके ऊपर सेफली रख सकते हो. तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारा चार्ज कितना है, तो कैपेसिटेंस को हमने C से रिप्रेजेंट किया है. तो सर चार्ज तो है Q और पोटेंशियल है K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा Q इंटू R डिवाइडेड बाय K की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 लिख सकते हैं. तो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q. Q से Q चला गया तो कैपेसिटेंस आ जाएगी आपकी 4 इंटू पाई इंटू ε0 मल्टीप्लाइड बाय R. ये अकेली स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटेंस है. तो हमने क्या नोटिस किया कि कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर. तो मैं हमेशा घड़े का एग्जांपल लेता हूं कि भाई एक घड़ा है और उसके अंदर तुम्हें पानी भरना है, तो तुम कितना ज्यादा पानी भर सकते हो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, पानी के ऊपर डिपेंड करती है कि पानी किस कलर का डाल रहे हो, नहीं ना, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है या फिर उसकी साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करती है. आप बोलोगे सर कितना पानी भरा जा सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है. तो लाइक दैट वी हैव डिफाइंड अ क्वांटिटी विच इज वर्किंग सेम एज द कैपेसिटी ऑफ अ पॉट. ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर भी कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगी अगर आपकी साइज बहुत ज्यादा है. जितनी बड़ी साइज उतना ज्यादा आप चार्ज कैरी कर सकते हो. लेकिन एक समस्या यहां पर ये हो गई कि अगर मान लो हमें एक डिवाइस बनानी है विच स्टोर्स चार्ज, ठीक है, एक मान लो हमें डिवाइस बनानी है जो कि बहुत अच्छे से चार्ज को स्टोर कर सके या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सके. तो सर हम अकेले कंडक्टर को तो यूज नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे सर अकेले कंडक्टर को यूज? क्योंकि सर अकेले कंडक्टर के केस में तो हमें बहुत बड़ी साइज लेनी होगी, तब जाके हम सिग्निफिकेंट चार्ज को स्टोर कर पाएंगे. जैसे मान लो आप अर्थ के जितना बड़ा भी कंडक्टर ले लेते हो ना, तो भी आपकी कैपेसिटेंस जो है ना वो 10⁻⁻7 ऑर्डर की होती है. अच्छा, बाय द वे कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है, इट इज कॉल्ड फैरड, नॉट फैराडे, ध्यान रखना, फैरड, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ. ध्यान रखना फैराडे जो होता है फैराडे, ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज नॉट कैपेसिटेंस, है ना. ये थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना. तो इवन आप अर्थ के जितनी बड़ी साइज का कंडक्टर लोगे ना, तो उसकी भी कैपेसिटेंस पता है कितनी निकल के आएगी, 10⁻⁻7 फैरेड. यानी कि आप इतना बड़ा कंडक्टर लोगे तो भी कैपेसिटेंस इतनी कम मिल रही है आपको. तो ये तो हमें पता पड़ गया कि सर अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस बनानी है विच इज कॉल्ड कैपेसिटर, तो अकेले कंडक्टर की तो बस की बात नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा. हमें कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हम चार्ज भी स्टोर कर ले और पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो. तो अब की बार इंस्टेड ऑफ हैविंग वन कंडक्टर वी टेक टू कंडक्टर्स. तो हम लोग यहां पर जैसे दो पैरेलल प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है. तो अभी तो हम सिमेट्रिकल डिवाइस बना रहे हैं, इसलिए हम लोग
सेम साइज की प्लेट्स लेंगे, मतलब दोनों का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई होगी, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर दो प्लेट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब देखना फायदा क्या होगा। तो सर हमने अगर एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक प्लेट को हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ठीक है, और सर एक प्लेट को हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक, तो सर होगा क्या कि सर एक प्लेट की ये जो सरफेस है इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इस प्लेट के खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के कहां चले जाएंगे, बैटरी के पास में चले जाएंगे। तो यहां पर मान लो प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज आ गया और इतना का इतना ही नेगेटिव चार्ज आपको यहां पर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा, हालांकि वो फेस आपको नहीं दिख रही, ठीक है, इतना का इतना ही नेगेटिव चार्ज, तो इतना का इतना नेगेटिव चार्ज आपको यहां पर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि किसी भी एक प्लेट को उठा लो, उसके ऊपर चार्ज कितना है, आप बोलोगे सर प्लस क्यू, लेकिन उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप देखोगे सर जो प्लेट है ना उसको हमने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, तो उसका खुद का पोटेंशियल तो वी है, बट नेगेटिव प्लेट की वजह से भी तो पोटेंशियल आ रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल, तो ओवरऑल पोटेंशियल बहुत कम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर हमने सिर्फ और सिर्फ वी पोटेंशियल का यूज किया है और हम लोग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है दैट इज डी, और दोनों प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप बता सकते हो कि सर ये कैपेसिटेंस हो जाएगी चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हो गया आपका Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू प्लेट्स। भाई किसी भी प्लेट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, भाई खुद का तो होगा ही होगा, दूसरी की वजह से भी तो आएगा नेगेटिव, इसलिए आप यहां पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो और उससे चार्ज को डिवाइड करते हो। तो यहां पर अगर आप ये काम करने की कोशिश करोगे तो चार्ज हो जाएगा Q, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालोगे कि सर दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितनी डिस्टेंस तक काम कर रही है, डी डिस्टेंस तक, तो फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। सिग्मा को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो सर, Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट पहले से रखा हुआ है, डी यहां पर रखा हुआ है, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी सर यहां पर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये हो जाती है पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस। तो एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कैपेसिटर जब भी आपको बनाना है तो आपको दो कंडक्टर्स यूज करने हैं, एक को हायर पोटेंशियल के ऊपर और एक को लोअर पोटेंशियल के ऊपर रखना है और एक दूसरे के क्लोज रखना है, टच नहीं करवाना, टच करवाते तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो अपने आप ही आप एक ऐसी डिवाइस बना लोगे जिसकी साइज भी बहुत छोटी है और जो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर सकती है। अब सर मेन चीज यहां पर यही है ना कि यहां पर कितनी एनर्जी आप स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे आप कैपेसिटर को चार्ज कर देते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी है। ठीक है, तो ये हो जाती है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एनर्जी होगी, अगर C और V के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो हाफ सी वी स्क्वायर, अगर Q और C के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, और अगर Q और V के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो हाफ Q इंटू वी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आपको यूज करना है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है। ठीक है ना, और लास्ट चीज कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी है,
तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक्चुअल में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसको आप लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, या फिर आप इसको सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। अब सर ये सब बहुत आसान है डिराइव करना, आप खुद निकाल लोगे कि एनर्जी लेना उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, आप सॉल्व करके हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज है कि आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, इन रिजल्ट्स की डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब थोड़ा थोड़ा कैपेसिटर को अपन और डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स रिमेन्स सेम, बट पोटेंशियल जो है इज डिवाइडेड। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा भाई। पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो के अंदर आपका पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा होगा आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की, जैसे ये दो कैपेसिटर हैं, ये पहला कैपेसिटर है और ये आपका मान लो दूसरा कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। मान लो आप दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगाते हो, मान लो आप दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज लगाते हो, ठीक है। तो जितना चार्ज आपको यहां पर एंटर करते हुए नजर आएगा प्लस Q, उतना का उतना चार्ज आपको यहां पर नजर आएगा माइनस Q, क्योंकि सेम सीरीज में है तो उतना का उतना चार्ज आपको यहां पर नजर आएगा प्लस Q, और उतना का उतना चार्ज आपको यहां पर नजर आएगा माइनस Q। नेट चार्ज जो है ना वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ध्यान रखना। तो अगर आप इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का नेट चार्ज निकालोगे ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमेशा जीरो नजर आएगा। मैं इसको यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो चार्ज तो आपका सेम रहा, बट हाँ पोटेंशियल अलग अलग हो गया। सर इसके ऊपर पोटेंशियल हो गया V1 और इसके ऊपर पोटेंशियल हो गया V2। तो चार्ज रहा सेम, पोटेंशियल हो गया डिवाइड। हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट कर देना और दोनों कैपेसिटेंस के एडिशन से डिवाइड कर देना। मोर जनरल फॉर्मूला चाहते हो तो 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। सर रेसिप्रोकल को क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। 1/C1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले के पोटेंशियल को। 1/C2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे के पोटेंशियल को। और दोनों के पोटेंशियल का सम जो है वो इक्विवेलेंट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर हमने रेसिप्रोकल को ऐड किया। दूसरी चीज कि सर पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, तो पोटेंशियल का जो डिवीजन होगा वो हमेशा इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस की टर्म्स में होगा। मतलब अगर आप V1 निकालना चाहते हो तो C2 आएगा ऊपर, C1 प्लस C2 आएगा नीचे, और इसको आप टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आप V2 निकालना चाहते हो तो C1 आएगा ऊपर, C1 प्लस C2 आएगा नीचे, और इसको आप टोटल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। और इसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं विच इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाएगा,
नाउ चार्ज विल बी डिवाइडेड and potential will remain same। तो ऐसा कब होगा? जब आपने कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया हुआ हो, तो एक कैपेसिटर जो है वो जैसे यहां पर कनेक्टेड है, तो इसके दोनों टर्मिनल्स, और जो दूसरा कैपेसिटर है इसके दोनों टर्मिनल्स आपको एक ही जगह पर कनेक्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का जो वोल्टेज होगा वो तो कितना हो जाएगा? दोनों का वोल्टेज हो जाएगा V। पोटेंशियल दोनों के ऊपर सेम रहा। इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। चार्ज अलग अलग होगा। मान लो नेट चार्ज यहां से जो एंटर कर रहा है वो Q है, तो इसके ऊपर Q1 चार्ज जाएगा और इसके ऊपर Q2 चार्ज जाएगा। और चार्ज ऑब्वियसली कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में होगा। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसके पास में ज्यादा चार्ज आएगा, जिसकी कैपेसिटी कम उसके पास में कम चार्ज आएगा। तो पहली चीज जो कि आपसे यहां पर पूछी जा सकती है कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो सर C1 प्लस C2, सारी कैपेसिटेंस को ऐड कर दो। दूसरी चीज कि चार्ज किस रेशियो के अंदर डिवाइड होगा, तो सर चार्ज डिवाइड होगा कैपेसिटेंस के रेशियो C1 डिवाइडेड बाय C2 के अंदर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 कितना होगा, तो C1 को ऊपर रखना है, C1 प्लस C2 को नीचे रखना है और टोटल चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई पूछे Q2 कितना होगा, तो आपके पास C2 को ऊपर रखना है, C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस को नीचे रखना है और टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के एनालिसिस के अंदर काम आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल सर्किट्स भी हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर 4 कैपेसिटर्स मिलके एक ब्रिज बनाते हैं। ये पहला कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया यहां पर, ठीक है, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया और ये चौथा कैपेसिटर हो गया। तो ये चारों कैपेसिटर मिलके क्या बना रहे हैं? एक ब्रिज बना रहे हैं। और इस ब्रिज पर या तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो सकता है या फिर कोई एक और कैपेसिटर कनेक्टेड हो सकता है। इसकी कैपेसिटेंस हो सकता है C1 हो, इसकी कैपेसिटेंस हो सकता है C2 हो, इसकी कैपेसिटेंस हो सकता है C3 और इसकी C4 हो। और यहां पर इस टर्मिनल पर आपने बैटरी A और इस टर्मिनल पर बैटरी B आपने कनेक्ट करी। दिस इज योर पॉइंट C एंड दिस इज योर पॉइंट D। तो C और D के बीच में क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है। सो दिस इज नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज। अब यही डायग्राम आपको अदर फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। जैसे इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि ये आपका पॉइंट A है, पॉइंट A से देखो कौन कनेक्टेड है? C1 कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका C1 और एक और चीज कनेक्टेड है, दैट इज C2। तो यहां पर C2, तो इसको मैं C2 लिख देता हूं, इसको मैं C1 लिख देता हूं। ठीक है, फिर ये चला गया यहां पर। ठीक है सर, फिर हुआ क्या? बीच में एक कैपेसिटर आपको मिला। अच्छा, यहां से आप चले गए ऊपर, आपको एक कैपेसिटर मिला यहां पर और यहां पर भी आपको एक कैपेसिटर मिला। और ये दोनों कैपेसिटर किससे कनेक्टेड हैं? ये टर्मिनल B से कनेक्टेड है। अब B से कौन कौन कनेक्टेड है? सर एक तो C3 कनेक्टेड है और एक C4 कनेक्टेड है। तो ये बीच वाला जो है ना, ये हो जाएगा आपका C5। कैसे? कि सर देखो C2 और C4 का जो कॉमन पॉइंट है, देखो C2 और C4 का कॉमन पॉइंट ये रहा, C2 और C3 का कॉमन पॉइंट। तो मेरे को इसको ऐसे लिखने दो C3 और इसको लिखने दो C4। मैंने 2 बार C3 लिख दिया। तो सर ये वाला जो कॉमन पॉइंट है ये तो D को रिप्रेजेंट कर C2 और C4, और C1 और C3 का कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा आपका, दैट इज C। सेम डायग्राम को मैंने बनाया है अलग तरीके से, एक और तरीके से बनाता हूं मैं। ऐसे भी बनाया जा सकता है कि ये आपका एक कैपेसिटर हो गया और ये आपका दूसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये एक और कैपेसिटर हो गया यहां पर और ये एक और कैपेसिटर हो गया यहां पर। और अल्टीमेटली
यहां से एक टर्मिनल आपने निकाला है और यहां से ऐसे। तो मान लो ये वाला टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। अब ए से देखो कौन कौन कनेक्टेड है, एक तरफ कनेक्टेड है C1 और एक तरफ कनेक्टेड है C2। और बी से कौन कौन कनेक्टेड है सर, एक तरफ कनेक्टेड है C3 और एक तरफ कनेक्टेड है C4। और जहां पर C1 और C3 का कॉमन पॉइंट है दैट इज पॉइंट C, और जहां पर C2 और C4 का कॉमन पॉइंट है दैट इज D, उन दोनों के बीच में कनेक्टेड है C5। सेम सर्किट है, सेम सर्किट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट नंबर 1 हो गया, ये आपका फॉर्मेट नंबर 2 हो गया और ये आपका फॉर्मेट नंबर 3 हो गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों सेम सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सर ये इतना स्पेशल क्यों है? ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसकी एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है। और बैलेंस कंडीशन हमें कब मिलती है? जब C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों कैपेसिटर और राइट हैंड साइड वाले दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो, ब्रिज के एक तरफ के कैपेसिटर्स का रेशियो और ब्रिज के दूसरी तरफ के कैपेसिटर्स का रेशियो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। सर इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में C और D का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यानी कि जो C5 है उसकी दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर आ गई। इसका मतलब आप C5 को क्या कर सकते हो? गायब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो बना ही नहीं कैपेसिटर। कैपेसिटर कब बनता है? जब एक प्लेट हायर पोटेंशियल पर और एक लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है सर। और क्या हुआ यहां पर? सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर कोई पूछे ना हमें यहां पर, तो वो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और इसको आपको याद भी रखना है। तो ये हो जाएगी आपकी C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएंगे, C3 और C4 पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समहाउ किसी ना किसी तरीके से सर्किट के अंदर देकर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे जैसे नोडल एनालिसिस हो गया। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स हो गया। ठीक है, और भी अदर स्पेशल सर्किट्स। अब ये सब हम लोग हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज आपको विथ एग्जाम्पल ही समझ में आएगी। तो विल बी कवर्ड विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इन और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 1 एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन 2। इनके अंदर हम देखेंगे बारी बारी से। अभी हमें इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना बेवकूफी है, क्योंकि आप रटने जाओगे तो कोई फायदा है नहीं। आपको स्पेसिफिक केस पता होना चाहिए कि कब किसको अप्लाई करना है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। राइट, अभी जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, वो है कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अगर मान लो केस नंबर 1 लेते हैं अपन सबसे पहले, कि मान लो सर हमारा ये कैपेसिटर है एक। ठीक है,
और इस कैपेसिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक बैटरी लगाई और बैटरी लगा के हमने इसको क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया। तो V वोल्ट की बैटरी लगाई और हमने इसको चार्ज कर दिया। तो चार्ज कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया आपका प्लस Q और इस वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आ गया माइनस Q। ठीक है, नाउ हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं पूरे के पूरे स्पेस के अंदर। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है। तो सर केस नंबर 1 क्या हुआ कि स्लैब इज इंसर्टेड while battery is kept connected। बैटरी आपकी कनेक्ट रहते हुए आप इसके अंदर एक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो। सो दिस विल बिकम योर केस नंबर 1। ध्यान से सुनना, देखो कितना अंतर आएगा। तो यहां पर क्या होगा सर, एक चीज तो हमेशा होगी, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे ना, जब भी डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पहली चीज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो जो नई कैपेसिटेंस है C डैश, वो एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाती है पहले की कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में। अब मेन चीज आती है कि सर आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा है, मतलब दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। क्यों सेम रहा बेटा, कंसेप्ट क्या है, क्योंकि सर हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा है। यानी कि आपका जो V डैश है वो स्टिल किसके इक्वल रहेगा, स्टिल V के इक्वल रहेगा। अब अगर सर पोटेंशियल आपका सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या रहेगी, वो भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय गैप बिटवीन प्लेट्स, दोनों का आपने चेंज नहीं किया। यानी कि आपकी जो E डैश की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E के इक्वल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी यहां पर कोई चेंज नहीं आने वाला। तो सर चेंज होगा क्या, सोचो, कैपेसिटेंस बढ़ गई, पोटेंशियल एज इट इज रहा, तो तीसरा किरदार होता है चार्ज। आपका चार्ज यहां पर आपको चेंज होते हुए नजर आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को कि नाउ चार्ज की अगर अपन बात करें तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई इसका मतलब चार्ज भी बढ़ जाना चाहिए। तो यहां पर चार्ज आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, चार्ज इंक्रीजेस, मतलब Q डैश जो होगा वो भी एप्सिलॉन R टाइम्स Q हो जाएगा। रही बात सर एनर्जी स्टोर्ड, तो आप सोचो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ CV²। तो V² तो कांस्टेंट रहा, तो C जितने प्रोपोर्शन से बढ़ेगा एनर्जी भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नई एनर्जी जो होगी, न्यू एनर्जी जो होगी, इसको एनर्जी डैश लिख लिया, वो एप्सिलॉन R टाइम्स जो पुरानी एनर्जी होगी उसके इक्वल हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं थोड़ा सा एक बार छोटा कर लेता हूं डायग्राम को।
कि सर लास्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो सोच के देखो कि सर एनर्जी बढ़ गई एप्सिलॉन आर टाइम्स, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहा, प्लेट्स को थोड़ी ना आपने दूर दूर किया है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी आपको उसी प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो नई एनर्जी डेंसिटी जो होगी, नई एनर्जी डेंसिटी जो होगी उसको मैंने लिख लिया एनर्जी डेंसिटी डैश, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स पुरानी एनर्जी डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो अगर आप बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो तो ये सब कुछ होगा। सोचो क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज करेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखना कैसे। तो एक काम करता हूं, मैं इसी पेज को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें काम आ जाएगी, और इसको मैं यहां पर एक बार के लिए पेस्ट कर देता हूं। ठीक। तो अब की बार हमने क्या करा, अब की बार हम वापस से स्लैब इज इंसर्टेड व्हाइल बैटरी इज रिमूव्ड, आफ्टर बैटरी इज रिमूव्ड। अब आप क्या कर रहे हो, बैटरी को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो आपने यहां पर जो की लगा रखी थी उसको आपने क्या कर दिया, उठा दिया, मतलब आपने बैटरी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और अब आप स्लैब इंसर्ट कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया था सर, कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ेगी, तो पहला वाला पॉइंट तो अभी भी वैलिड है। अब की बार क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया भाई, जो चार्ज स्टोर हो चुका है, आपने रेस्ट ऑफ द सर्किट तो ब्रेक कर दिया, तो अब चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, यानी कि अब आपका चार्ज जो है ना वो कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि अब की बार आप देखोगे कि चार्ज जो है ना वो आपका सेम रहेगा। तो चार्ज इंक्रीजेस को हटा दो, चार्ज रिमेन्स सेम हो जाएगा, चार्ज आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि Q डैश जो है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो गया, वो एग्जैक्टली Q के इक्वल हो गया। ठीक है, अब सर चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो पोटेंशियल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो उतने ही प्रोपोर्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। आया ना। तो एक वर्ड चेंज किया और देखो क्वेश्चन यहां पर चेंज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस V डैश जो होगा वो V अपॉन एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। अगर सर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी आपको पहले E थी, अब E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होते हुए नजर आएगी। सोच के देखो सर, अब की बार हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि Q जो है वो तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कैपेसिटेंस बढ़ी तो उतने प्रोपोर्शन में एनर्जी डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो यहां पर एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात करी जाए तो ये भी आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। जस्ट उल्टा आंसर आ रहा है, सोच के देखो। ठीक है, और कितनी हो जाएगी, तो पहले वाली जो एनर्जी थी उसके कंपैरिजन में, पहले वाली एनर्जी के कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, इतनी हो जाएगी आपकी नई एनर्जी। एंड सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी इसी प्रोपोर्शन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रोपोर्शन के अंदर ये भी आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो पहले जो एनर्जी डेंसिटी थी, पहले जो एनर्जी डेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में, पहले जो एनर्जी डेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में अब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, इतनी हो जाएगी आपकी नई एनर्जी डेंसिटी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं मैं।
जस्ट आपका आंसर उल्टा आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन की टर्म्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं बेटा, सारी चीजें। तो आप ध्यान रखना बेटा कि किस केस के साथ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं अपन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। तो हो सकता है दो कंडक्टर्स हो सकता है दो कैपेसिटर्स हो। जैसे ये आपका पहला कंडक्टर या कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है और पोटेंशियल V1 है। और ये दूसरा कंडक्टर है, हो सकता है अलग साइज का हो, तो मैंने थोड़ा सा बड़ी साइज का बना दिया, ठीक। और इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसके ऊपर अभी चार्ज Q2 है और इसका पोटेंशियल अभी कितना है, V2, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गई इसकी इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब क्या होता है कि इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है। तो ये आपका पहला कंडक्टर हो गया और ये आपका दूसरा कंडक्टर हो गया, दोनों को आप कांटेक्ट में लेके जाते हो, ठीक है। तो दीज आर केप्ट इन कांटेक्ट। तो जैसे आप कांटेक्ट में लाते हो ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। आपको एक से दूसरे के ऊपर चार्ज जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स, अंटिल, कब तक ऐसा होता रहेगा, इनका जो पोटेंशियल है बिकम्स सेम। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक आपका चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले की तरफ चार्ज बहता रहेगा, ठीक है ना। और फिर आप क्या करते हो, फिर इनको आप फाइनल कंडीशन में ले आते हो। तो ये हो गया आपका कॉपी, ठीक है। ये आपका पहला कंडक्टर हो गया और ये हो गया आपका दूसरा कंडक्टर। तो अब ये इनकी फाइनल कंडीशन है। तो फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, देखो कैपेसिटेंस तो साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो तो चेंज होने वाली है नहीं। चार्ज बदल गया, तो पहले के ऊपर जो चार्ज है वो हो चुका है Q1 डैश, ठीक है। और दूसरे के ऊपर जो चार्ज है वो हो चुका है Q2 डैश। और दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, दैट इज V। सो दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एंड चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ऑब्वियसली एनर्जी का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पहली चीज इस केस में पूछी जा सकती है कि बताओ फाइनल कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताता हूं कि आपको ये नया टॉपिक लगेगा ही नहीं। ये जो टॉपिक है ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम एज टी परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। याद आया भाई, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, दोनों के मासेस अलग होते थे, m1 m2, दोनों की वेलोसिटीज अलग होती थी v1 v2, ठीक। दोनों आपस में टकराते थे और टकराने के बाद में चिपक जाते थे, साथ साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते थे। यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है, वहां पर मास और मोमेंटम कंजर्व्ड रहता था, यहां पर चार्ज और मतलब यहां पर चार्ज और एनर्जी जो है वो, सॉरी चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहता था, यहां पर चार्ज कंजर्व रहता है। वहां पर मोमेंटम होता था m इंटू वी, यहां पर चार्ज है c इंटू वी, बिल्कुल सिमिलर है। तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो इनफैक्ट कि सर आपका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा C1 V1 पहले का चार्ज प्लस C2 V2 दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है।
और Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी लिख सकते हो क्योंकि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में आपका टोटल चार्ज जो है इट रिमेन्स कंजर्व्ड। जैसे वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहा करता था वैसे यहां पर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। मतलब Q1 और Q2 का सम कर लो या फिर Q1 डैश और Q2 डैश का सम कर लो, आपको हमेशा सेम मिलने वाला है। उसी से आपने इनफैक्ट पहला वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। सर यहां पर भी क्या एनर्जी लॉस होगा? बिल्कुल। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। कितना? तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ। वहां पर मासेस का प्रोडक्ट आता था, यहां पर कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट आ गया। वहां पर मासेस का सम आता था, यहां पर कैपेसिटेंस का सम आ गया। वहां पर वेलोसिटीज का डिफरेंस आता था, यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। इसका सेम फॉर्मूला आपको यूज होते हुए नजर आएगा। आया समझ में? तो दिस सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन जब आप मेरे साथ में करोगे ना तो बहुत सारे एंगल आपको समझ में आएंगे। मतलब मैं बहुत सारी चीजें आपको विद क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। आपको किसी भी कंडक्टर के ऊपर फाइनल चार्ज पूछा जा सकता है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर फाइनल पोटेंशियल पूछा जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। किसी भी कंडक्टर की चेंज ऑफ एनर्जी पूछी जा सकती है। तो वो सब कुछ अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले हमारे पास में सारे के सारे प्रेजेंट है, बट मेन मोटी मोटे तौर पर जो चीजें ध्यान रखनी है डायरेक्ट, वो हम लोगों ने यहां पर एक बार डिस्कस कर ली, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस चैप्टर। बट ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक्सपेंड होगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू, ठीक है। याद रखना कि आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया, सारे हथियार आपके पास में आ गए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीट और जेईई का क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन बहुत अलग एस्पेक्ट और बहुत अलग अलग एंगल से आपको देखना है इस चैप्टर को विथ मी इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। तो अगर इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना। और बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ना, बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। एंड दीज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.physicsman.in. So please go check out this website and please join my course Most Wanted series. Obviously आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो मुझे एक छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। एंड मेरी जो ये जर्नी है अच्छे कोर्सेज बनाने की फॉर एवर, कि एक बार कोर्स बनाया और फिर वो हमेशा बच्चों के काम आता रहे, ये जर्नी मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा आप लोगों की मदद से। तो दैट्स वाई आई एम requesting you to just visit this website and please join me on my website in my courses. फिलहाल के लिए आप लोगों से चाहूँगा अलविदा, टाइम भी हमारा पूरा हो चुका है। सो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 घंटे से भी कम समय लगेगा और मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर आराम से पढ़ाऊंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करी, कुछ नहीं, जहां जरूरत थी वहां पर एग्जाम्पल करें, ठीक है ना। दिस इज द स्टाइल, दिस इज द परफेक्ट स्टाइल ऑफ वन शॉट। नहीं देख पाते बच्चे 6-6, 5-5 घंटे के वन शॉट, राइट, जो कि पूरी दुनिया करवा रही है यूट्यूब के ऊपर। ऑल्दो हमारे चैनल को यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा, बट समडे दिस चैनल विल बी डिस्कवर्ड एंड देन पीपल रियलाइज, देन स्टूडेंट्स विल रियलाइज कि यार ये गोल्ड माइन थी जो कि छुपी हुई थी। देखना होगा ऐसा। आप लोग अगर रैंडमली पहुंच चुके हो उस चैनल पे तो आपको पक्का ऐसा ही लगा होगा, यार यही तो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।